ये इतने बड़े पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच हवाई है और इसके भी 2300 किलोमीटर दूर ये छोटा सा अनइनहेबिटेड आइलैंड है जिधर इंसान तो दूर की बात है, कोई जानवर भी नहीं रहता। इधर एक ऐसी चीज मिलती है जिसकी मिस्ट्री को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। स्कॉट मोरमन 1952 में कैलिफोर्निया के अंदर पैदा होता है और बचपन से ही उसको एडवेंचर इन पैराडाइज शो बड़ा ही पसंद था। इस शो में यंग सेलर्स का ग्रुप पैसिफिक ओशियन में एडवेंचर करता है, घूमते हैं फिरते हैं, लोगों को उठाते हैं, मजे करते हैं। इस शो की वजह से स्कॉट पैसिफिक ओशियन में रहने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। स्पेशली जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको हवाई में रहना था, लेकिन उसकी शादी हो जाती है, बेटा हो जाता है, तो वो कैलिफोर्निया में ही रहता है। लेकिन 1975 में वो और उसकी बीवी अलग हो जाते हैं और स्कॉट को हवाई में रहने का अपने बचपन के चाइल्डहुड ड्रीम को पूरा करने का मौका मिल जाता है। उसका बच्चा उसकी बीवी के पास होता है। स्कॉट अकेले ही हवाई के ये छोटे से टाउन नाहिकू में शिफ्ट हो जाता है। इस नाहिकू में वैसे तो लोकल नेटिव हवाइयंस भी रहते थे, साथ ही कई मुल्कों से स्कॉट की तरह लोग शौक के लिए यहाँ रहने आए थे। तो यहाँ पर लोग काम कम और मजे ज्यादा करते थे। स्कॉट आते ही यहाँ पे लोगों के साथ दोस्तियां कर लेता है, इनका कल्चर सीख लेता है और इनके कल्चर का ही हिस्सा बन जाता है। कुछ ही टाइम बाद वो ये रियलाइज कर लेता है यही तो उसकी जगह है और वो इधर हमेशा रहेगा। वो सिर्फ एक बार ही कैलिफोर्निया वापस जाता है अपने बेटे की बर्थडे पे, जिधर वो अपने माँ बाप से भी मिलता है। वो सब उसको बोलते हैं भाई वापस आ जाओ, लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं हवाई में ही रहूंगा। और फिर वो हवाई वापस आ जाता है और इसी विजिट में ही उसके घर वाले उसको आखिरी बार देखते हैं। February 11, 1979 को स्कॉट और उसके 4 बेस्ट फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि हम आज काम पर नहीं जाएंगे। ये सब कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, इसकी जगह हम लोग फिशिंग करने चलते हैं। क्योंकि इन सबको फिशिंग करने में मजा आता था और मौसम भी अच्छा था, तो ये कहते हैं आओ चलें। इनमें से किसी के पास भी बोट नहीं थी। वो अपने और दोस्त को बोलते हैं बोट का, जिसके पास 17 फीट लंबी बॉस्टन व्हेलर थी जिसका नाम था सेरा जो। वो दोस्त इनको इजाजत दे देता है, ठीक है ले जाओ। स्टोर से ये लोग चिप्स और बियर पकड़ते हैं, साथ ही ये आइस टब भी रख लेते हैं मछलियों के लिए, और फिर ये लोग निकल पड़ते हैं अपने इस ट्रिप के लिए। हवाई के जिस पार्ट में स्कॉट और उसके दोस्त रहते थे उस टाइम इधर कोई टीवी स्टेशन नहीं था और रेडियो ब्रॉडकास्ट तो हफ्ते में एक बार होती थी इधर। तो वहाँ के लोग जब भी पानी में जाते थे उनको मौसम की कोई खबर नहीं होती थी, बस अपनी आंखों से देख लिया मौसम ठीक है तो निकल पड़े। जाहिर है ये रिस्की तो था, लेकिन यहाँ के लोग मौसम प्रेडिक्ट करने के मामले में काफी अच्छे थे। तो स्कॉट और उसके दोस्त भी अंदाजा लगाते हैं आज मौसम ठीक है तो कोई मसला नहीं होगा। तो जिधर इन लोगों ने फिशिंग करनी थी उस तक पहुंचने के लिए इनको LNU हाहा चैनल से गुजरना था और ये हवाई के सेलर्स के लिए सबसे खतरनाक और रफ चैनल थी। कुछ पॉइंट पे तो ये 7000 फीट तक गहरी है और सरफेस का करंट बहुत ही ज्यादा तेज होता है। ये बड़ी रिस्की जगह थी अगर इस एरिया में तूफान आ जाए। जब स्कॉट और उसका क्रू निकलता तो मौसम भी बहुत अच्छा था, पानी भी काम था। सुबह 10 बजे वो इस चैनल में आ जाते हैं। जब वो इस चैनल को क्रॉस करके ओपन वाटर में पहुंचने ही वाले थे तो इस एरिया में लो प्रेशर सिस्टम एकदम से बढ़ जाता है और अचानक इस एरिया में बहुत ही ज्यादा खौफनाक हरिकेन आ जाता है। आइलैंड पे लोगों ने बताया था कि उन्होंने पिछले 50 सालों में इतना बुरा हरिकेन नहीं देखा था। ये बहुत ही खौफनाक तूफान था। उस दिन 4 बोट निकली थी फिशिंग करने के लिए और इनमें से 3 बोट सही सलामत वापस आ जाती हैं। वो जो एक नहीं आती जाहिर है वो सेरा जो थी, जिसमें स्कॉट मोरमन और उसके 4 बेस्ट फ्रेंड थे। 5 बजे इनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई वो लोग तो अभी तक वापस ही नहीं आए। इस पॉइंट पर तूफान अभी भी था, लेकिन वो लोग फिर भी इनको ढूंढने के लिए प्लेन भेजते हैं ऊपर से देखने के लिए। इसके साथ ही वो काफी सारी बोट्स भी भेजते हैं। इस खौफनाक तूफान की वजह से ढूंढने वाली बोट्स को भी खतरा था, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं उनको भी तो ढूंढना जरूरी है ना। तो जो सर्चर्स थे जो इन बोट्स में सेरा जो को ढूंढ रहे थे वो भी इनको स्टॉर्म से 50 फीट के डिस्टेंस से ढूंढ रहे थे। उस दिन सर्च होती तो है लेकिन लिमिटेड। तो अगले 5 दिन तक कोस्ट गार्ड टोटल में 44 प्लेन्स और बोट के साथ सेरा जो के क्रू को 56,000 माइल्स के एरिया में ढूंढते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिलता, उनका कोई अता पता नहीं था। तो 5 दिन बाद अनफॉर्चुनेटली कोस्ट गार्ड उनकी इस सर्च को बंद कर देते हैं। नाहिकू जो इनका होम टाउन था उधर लोग इनको अच्छे से जानते थे कि ये बड़े काबिल और जबरदस्त स्विमर थे और अब तक इनका कोई ट्रेस नहीं मिला, तो हो सकता है शायद वो अभी भी जिंदा हो। तो ये सारी कम्युनिटी पैसे इकट्ठा करके $50,000 जमा कर लेती है और ये प्राइवेट शिप्स और प्लेन को पैसे देते हैं कि वो अपनी सर्च जारी रखें। तो ये एक्सटेंडेड सर्च कुछ हफ्ते और चलती है और इवन वो सर्च के एरिया को भी बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। वो लोग कहीं भी नहीं थे और ना ही उनका किसी किस्म का सुराग मिलता है। इन बंदों के समंदर में गुम होने के 1 साल बाद जाकर इनकी फैमिलीज और फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि अब हम ऑफिशियली इनका मेमोरियल होस्ट करते हैं, क्योंकि अब जाकर वो सब मानते हैं कि वाकई वो लोग मर गए हैं। इन हवाई आइलैंड से
2300 किलोमीटर दूर ये छोटा सा टयोंगी अटोल आइलैंड है, जो छोटा सा बिल्कुल समंदर की जरा सी हाइट पे है। इधर किसी किस्म की लाइफ नहीं है, ना फ्रेश पानी है, बस थोड़ी बहुत झाड़ियां हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक कोई इंसान अगर इधर आया भी था, वो जापानीज सोल्जर थे, वो भी इधर आकर फंस गए थे। ये करीब के इनहेबिटेड आइलैंड से भी 300 किलोमीटर दूर है और मेजर शिपिंग लेन्स के तो ये रूट पे ही नहीं आता। ये ऐसी जगह है जिधर आप कभी भी नहीं जाना चाहोगे। इवन जब एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग हो रही थी तो इस जगह को भी कंसीडर किया गया था, क्योंकि इधर कोई रहता जो नहीं है, ना ही कोई इसके आसपास है। बहुत ही आइसोलेट जगह है ये। 10 सितंबर 1988 को मैरीन बायोलॉजिस्ट जॉन मटन अपने 4 लोगों के क्रू के साथ इस टयोंगी अटोल आइलैंड पे पहुंचते हैं। इनको मार्शल आइलैंड की तरफ से भेजा गया था कि ये लोग सी बर्ड्स और सी टर्टल्स के लिए सूटेबल वाइल्ड लाइफ लोकेशन ढूंढें। इधर पहुंचने के 30 मिनट के अंदर ही जॉन और उसके क्रू को एक खस्ता हालत में बोट दिखाई देती है। जॉन माहू हवाई में रहता था। वो देखता है बोट पे HA लिखा है, यानी ये बोट हवाई में रजिस्टर हुई भी थी। वो हैरान होता है, हवाई तो 2300 किलोमीटर दूर है। फिर जब वो इसको अच्छे से देखता है तो बोट पे मिटावा सा लिखा था सैराजो। वो कहता है ये तो सैराजो बोट है जो 9 साल पहले गुम हुई थी। उसको ये बात फौरन इसलिए पता चल जाती है क्योंकि वो खुद पर्सनली इसकी सर्च एफर्ट्स में इन्वॉल्व हुआ था। और अब देखो किस्मत का करना, उसको 9 साल बाद 2300 किलोमीटर दूर ये बोट मिल जाती है। बोट देखकर ये पता नहीं चलता कि उन फिशरमैन के साथ क्या हुआ है, क्योंकि पानी की वजह से इसकी लकड़ी गल गई थी। तो क्रू डिसाइड करता है हम इस आइलैंड को ही सर्च करते हैं, क्योंकि क्रू बेशक कई साल गुजर गए हैं, वो शायद यहाँ आए तो होंगे ना, फिर ही गायब हुए होंगे या किसी किस्म का सुराग ही मिल जाए उनका। जॉन इसके 100 फीट दूर जाता है तो उसको जमीन में एक क्रॉस दिखाई देता है और इसके इर्द गिर्द ओवल पैटर्न में छोटे छोटे पत्थर भी रखे थे, जैसे कि वो कोई कब्र हो। ये देखकर उनको पता चल जाता है कि पहला बंदा यहाँ मिलेगा, जाहिर है जिनको वो ढूंढ रहे थे। जॉन अपने क्रू को बुलाता है, बड़े ही रिस्पेक्टफुली ये कब्र को खोदते हैं तो ना सिर्फ उसमें हड्डियां मिलती हैं, बल्कि कब्र में इनको एक बुक भी मिलती है। इस बुक में कुछ भी नहीं लिखा था, बस हर पेज पर एक छोटा सा स्क्वायर फॉइल का पीस था। किसी को इसका मतलब नहीं पता चलता। किसी ना किसी ने किसी को इस ग्रेव में दफनाया होगा और साथ ही बुक रख दी होगी। जब जॉन और इसके क्रू मेंबर बुक देख रहे थे और इसको समझने की कोशिश कर रहे थे तो इनमें से एक बंदा बोलता है, ये जो भी है इसकी हड्डियां ज्यादा घुली हुई नहीं है। अगर हड्डियां ज्यादा पुरानी हो तो वो घुलना शुरू हो जाती हैं, ये नहीं घुली हुई। ये हड्डियां तो देखने में फ्रेश लग रही हैं, तो जो भी इधर दफन है उसको रिसेंटली दफनाया गया होगा। इस पॉइंट तक जॉन और उसका क्रू वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट को छोड़ते हैं और इस आइलैंड पे सुराग को खोजना शुरू कर देते हैं कि सैराजो के क्रू के साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो वो कोस्ट गार्ड को अलर्ट करते हैं और मार्शल आइलैंड की अथॉरिटीज को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं जो इनको इधर मिला था। तो वो लोग कुछ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजते हैं इन हड्डियों को एग्जामिन करने के लिए और उनको पता चलता है कब्र में जो हड्डियां मिली हैं वो स्कॉट मोरमन की थी। जब स्कॉट मोरमन के मिलने की खबर हवाई में पहुंचती है तो जो बाकी 4 क्रू मेंबर्स थे सैराजो के, उनके फैमिली मेंबर्स प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर कर लेते हैं कि वो टयोंगी अटोल जाकर हर तरफ देखें, शायद उनके प्यारों का भी कुछ ना कुछ मिल जाए। तो प्राइवेट डिटेक्टिव्स, डाइवर्स की टीम टयोंगी अटोल पे जाती हैं और एक एक जगह को देखती हैं। वो मिट्टी खोदते हैं, आसपास पानी में डाइव करते हैं, लिटरली हर पत्थर हिला देते हैं। उनको सिर्फ सैराजो बोट की मोटर मिलती है जो कोरल्स में फंसी हुई थी और थोड़ी बहुत और हड्डियां भी मिलती हैं स्कॉट मोरमन की कब्र के साथ, लेकिन वो हड्डियां भी स्कॉट मोरमन की ही निकलती हैं। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं मिलता, ना ही ये पता चलता कि उन 4 फिशरमैन के साथ हुआ क्या है। इवन स्कॉट मोरमन की हड्डियों को देखकर भी रिसर्चर्स को पता नहीं चलता कि इसकी मौत की वजह क्या थी। बस ये पता चलता है कि ये थोड़ा अरसे पहले ही मरा है। जो भी है, ये बहुत बड़ी बात थी कि इनको 10 साल बाद स्कॉट मोरमन की बॉडी मिल जाती है टयोंगी अटोल पे। ना सिर्फ इनकी फैमिली के लिए बल्कि इनके लिए भी जो इस सर्च में शामिल थे। लेकिन इधर एक बात और थी जिसकी वजह से ये पूरा केस ही उलट जाता है। वैसे तो इसमें पहले से ही काफी सारे सवाल थे, जैसे स्कॉट मोरमन को दफनाया किसने, स्कॉट मोरमन कुछ अरसा पहले ही क्यों मरा 10 साल बाद, और वो इधर कितने अरसे तक रहा। तो इसमें काफी सारे बेसिक सवाल थे जो आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। लेकिन एक फैक्ट ऐसा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, वो था इन लोगों के गायब होने के 6 साल बाद मार्शल आइलैंड ने टयोंगी अटोल आइलैंड पे गवर्नमेंटल सर्वे किया था, जिसका मतलब था उन्होंने इस पूरे आइलैंड को मैप किया था, इस एरिया की मेजरमेंट्स ली थी, क्योंकि वो इसको वाइल्ड लाइफ शेल्टर बनाना चाहते थे। वो इस आइलैंड की एक एक जगह को देखते हैं सैराजो के गायब होने के 6 साल बाद।
जैसे वो लोग गायब हुए। 6 साल बाद टेयोंगी अटोल पे गवर्नमेंटल सर्वे होता है। उस टाइम ना ही इधर कोई बोट थी, ना ही कोई कब्र थी, कुछ भी नहीं था। बस ये अनहैबिटेड जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, कोई बोट नहीं थी। जब एक्सपर्ट्स ने इस केस को देखा तो उन्होंने कहा अगर स्टॉर्म में सारा क्रू मर भी गया था तो उनको 2300 किलोमीटर दूर इस टेयोंगी अटोल पे ड्रिफ्ट करते हुए 3 महीने लगे होंगे। लेकिन वो लोग तो पिछले 6 साल तक इस आइलैंड पे नहीं पहुंचे थे। उनके गुम होने के 6 साल बाद इस आइलैंड पे सर्वे हुआ था, वो नहीं थे। तो वो डिसअपेयर होने के 6 साल तक किधर थे और वो कर क्या रहे थे? चलो मान लिया वो लोग 6 साल समंदर में सरवाइव भी कर लेते हैं और वो इस आइलैंड पे 6 साल बाद पहुंचते हैं, तो स्कॉट मॉर्गन को किसने दफनाया और वो फॉइल वाली बुक का क्या मकसद था? कुछ लोग कहेंगे कि फिशरमैन ने दफनाया था, लेकिन फिर वो लोग किधर गए? शिप तो यहीं पड़ी थी, और क्या वो जिंदा हैं? ये मिस्ट्री ही रहेगी। आपको क्या लगता है स्कॉट मॉर्गन को दफनाया किसने होगा और बाकी फिशरमैन किधर गए बगैर बोट के? मुझे कमेंट्स में जवाब जरूर देना। इसके अलावा इसी तरह का एक इससे भी छोटा अनइनहेबिटेड आइलैंड था जिधर 100 बंदों को धोखे से छोड़ दिया था। ना इधर खाना था, ना इधर पानी था, ना इधर शेल्टर था। उन लोगों को 15 साल तक कोई बचाने नहीं आता। ये लोग इधर सरवाइव कैसे करते हैं, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।